शोभे मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। हमारे राज्य में रबी फसलों में ली जाने वाली खाद्यान्न फसलों में गेहूं का प्रमुख स्थान है और प्रदेश में जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये समय उसकी बुवाई के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो गेहूं की अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्मों का चयन करके इसके वैज्ञानिक तरीके से बुआई कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के विषय विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी। आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल की, जो कि रबी की एक प्रमुख फसल है हमारे प्रदेश के लिए। गेहूं की बुआई की बात करें तो 15 नवंबर से 30 नवंबर तक जो है इसका बुआई का समय एकदम उपयुक्त होता है। उन्नत प्रजातियों की अगर इसमें बात की जाए तो MP 1203, MP 3382, GW 322 और GW 366, HI 1544, HI 8759, जो कि सिंचित अवस्था के लिए बहुत ही अच्छी प्रजातियां हैं। और अगर असिंचित किस्मों की बात की जाए तो उसके लिए JWS 17 एक अच्छी वैरायटी है। MP 3020 ये भी अच्छी वैरायटी है एक इस असिंचित अवस्था के लिए। और जो किसान भाई देरी से बुआई कर रहे हैं उनके लिए लोकवान एक जो किस्म है वो बहुत ही अच्छी है, जिसको अगर आप दिसंबर के बाद बुआई कर सकते हैं। इसके साथ साथ MP 1202 ये भी देरी से बुआई के लिए एक उन्नतशील किस्म है। गेहूं की खेती चाहे सिंचित या असिंचित दशा में करनी हो, दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। सामान्य pH वाली जीवांश से भरपूर मृदाएं सोने पर सुहागा का काम करती है। उसरीली भूमियों में खेती पानी की समुचित व्यवस्था होने पर सफलतापूर्वक की जा सकती है। गेहूं मौसम के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। इसके उचित अंकुरण हेतु तापमान 10 से 14 डिग्री सेल्सियस, कल्ले के फूटने के समय 13 से 20 डिग्री सेल्सियस एवं दाना बनने की अवस्था में 20 से 24 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भूमि की तैयारी की। तो सबसे पहले तो आप जो पुराने फसलों के अवशेष है उसको अच्छी तरह से बिल्कुल साफ कर लें अपने खेतों को, बिल्कुल भी उसमें कोई भी खरपतवार ना रहने पाए। भूमि को भुरभुरा कर लें और 2 क्रॉस जोताई करें और उसके बाद ट्रैक्टर चलाकर भूमि को समतल कर लें अच्छी तरह से। और अंतिम जोताई के समय 8 से 10 टन गोबर की अच्छी विघटित खाद जो है वो अच्छी तरह से पूरे खेतों में मिला दें। और अगर वैसे सामान्य भाषा में बोला जाए तो इसकी जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा है वो नाइट्रोजन 120 ग्राम है, फास्फोरस 60 किलोग्राम है और पोटास जो है 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जो है इसकी अनुशंसित मात्रा वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई है, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें फास्फोरस और पोटास की मात्रा एक बार में बुआई के एक दिन पहले आप इसको अच्छी तरह से खेतों में मिला दें। और नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो आप 3 भागों में, मतलब 50% जो है बुआई के समय और बाकी 2 बार आप उसको 30-30 किलोग्राम की मात्रा 2 बार आप जो है खेतों में डाल सकते हैं। उचित गुणवत्ता वाले 85% या उससे अधिक अंकुरण क्षमता वाले सही प्रजातियों में स्वस्थ बीजों का चुनाव करें। सामान्य समय पर बुआई करने पर सिंचित एवं असिंचित दोनों ही दशा में बीज दर 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। विलंब से बुआई की परिस्थिति में बीज दर थोड़ा बढ़ाकर 125 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बीजोपचार की। तो अगर आपकी गेहूं का बीज उपचारित है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उपचारित वाला नहीं है तो आप किसी भी फफूंदनाशक दवा जैसे M45, Z78 दवाइयाँ हैं जो फफूंदनाशक, उसकी आप 2 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से आप उपचारित करके आप इसकी बुआई जो है कर सकते हैं। गेहूं की फसल को या किसी भी फसल को जो है हमेशा कतार से कतार
बुआई करना चाहिए, कतार में बुआई करना चाहिए, क्योंकि छिटकवा विधि से कहीं बीज बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं और कहीं बिल्कुल भी नहीं होते। तो एक कतारबद्ध विधि से इसकी बुआई करनी चाहिए। बीजों की बुआई सीधी कतारों में 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में करें। सामान्य दशा में बुआई पर कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। इसकी बुआई जो है सीड ड्रिल से या सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल से करनी चाहिए, जिसमें ऑटोमेटिक आप उसकी पौधों से पौधों की दूरी और लाइन से लाइन, मतलब कतार से कतार की दूरी जो है फिक्स कर सकते हैं। किसी भी फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसमें सिंचाई जो है बहुत आवश्यक है। गेहूं में कितनी बार सिंचाई दी जाए ये मिट्टी की संरचना और फसल के दौरान होने वाली वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि संभव हो तो प्रथम सिंचाई समय पर बुआई के 20 से 25 दिनों बाद अवश्य करें तथा कम से कम 3 सिंचाई क्रमशः 20-25, 60-75, 90-100 दिनों बाद करें। ये अवस्थाएं क्रमशः ताज मूल जड़ें निकलते समय, कल्ले फूटते समय एवं दानों में दूध पड़ने के समय से मेल खाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गेहूं की फसल में खरपतवार प्रबंधन की। खेतों को खरपतवार से मुक्त रखना आवश्यक होता है, क्योंकि ये जो खरपतवार हैं वो हमारी मुख्य फसल से जो है प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं, भोजन के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, जल के लिए, वायु के लिए। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए श्रमिक उपलब्ध है, तो आप हाथ से निंदाई गोड़ाई करा सकते हैं, और अगर आपके पास हस्तचलित यंत्र हैं तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। अपने राज्य के किसान रबी फसलों की तैयारी में जुटे हैं और इन कार्यों को करने के लिए कृषि यंत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन कृषि यंत्रों ने कृषि कार्यों को बहुत आसान बना दिया है। कृषि यंत्रों से समय की बचत के साथ साथ लागत में कमी आई है। तो किसान भाइयों, खेती के लिए कौन कौन से यंत्र उपयोगी हैं और किस प्रकार से कृषि कार्यों को आसानी से किया जा सकता है, इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि अभियंता निधि कुमारी। अगर हम बात करें कि खेती अगर करनी है तो पहला जो एक काम होता है जो बीज बोने का, उससे पहले हमें खेत को तैयार करना पड़ता है। और खेत को तैयार करने के लिए हमारे पास बहुत सारे यंत्र होते हैं, कर्षण यंत्र जिसको बोलते हैं। और खेती में जुताई का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर बीज सैया तैयार करना होता है तो हमें खेतों को पल्वराइज करना होता है, उसमें उसको भुरभुरा बनाना होता है। बीज बोएं तो वो अच्छे से जर्मिनेट हो जाए, वो अंकुरित हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरह के इम्प्लीमेंट्स होते हैं, टीलेज इम्प्लीमेंट्स जिसको बोलते हैं। एक तो होता है प्राइमरी, जिसको बोलते हैं प्राथमिक कर्षण यंत्र, दूसरा होता है द्वितीय कर्षण यंत्र। तो प्राथमिक कर्षण यंत्र जो होते हैं उसमें जैसे आप मान लीजिए जितने भी प्लाऊ होते हैं, जिसके पीछे नाम प्लाऊ लगा रहता है, उसको हम बोलते हैं प्राथमिक कर्षण यंत्र। तो अगर आप देखें पहले ज़माने में हमारे यहाँ होता था देशी प्लाऊ, जिसको आप बोलते हैं हल अगर देखें तो वो हमारा प्राइमरी टीलेज इम्प्लीमेंट था। तो अभी भी जैसे आप देखेंगे गांव में बहुत ही रेयर हो गया है कि 2 उसको बैल लगा के हम उसको प्रयोग में लाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक लाइन बस आपका होता है, तो इसकी एफिशिएंसी काफ़ी कम होती है। तो हम लोग अब आ गए हैं मोल्ड बोर्ड प्लाऊ की तरफ। मोल्ड बोर्ड प्लाऊ भी आप चाहे तो इसको बुल्लॉक से भी चला सकते हैं, जिसको बोलते हैं बैल से चला सकते हैं, और नहीं तो इसको हम ट्रैक्टर ड्रॉन वाला चलाते हैं। तो इससे हमारे 25 से 30 सेंटीमीटर की गहराई पे जुताई होती है। मोल्ड बोर्ड हल ये एक ट्रैक्टर चलित यंत्र है। इसका अक्षर भार यानी बार टाइप प्रकार का होता है तथा यह उच्च कार्बन स्टील या कम मिश्रित स्टील का बना होता है। इसकी जुताई की गहराई का नियंत्रण हाइड्रोलिक लीवर से या ट्रैक्टर की 3 पॉइंट लिंकेज से करते हैं। इस हल से सख्त मिट्टी को भी आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसका प्रयोग हरी खादों को मिट्टी में मिलाने के काम में भी होता है, लेकिन ये उसको उतने अच्छे से मिलाता नहीं है, मिक्सिंग नहीं करता है, ये बस कट करता है। तो इसलिए मोल्ड बोर्ड प्लाऊ को हम उतना प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन अगर मिट्टी हल्की है तो आप इसको लेके चला सकते हैं। तो ये होता है एक मोल्ड बोर्ड प्लाऊ। दूसरा एक होता है डिस्क प्लाऊ। डिस्क प्लाऊ में आप देखेंगे कि इसकी जो डायमीटर होती है, व्याज होती है, वो आपकी होती है 60 सेंटीमीटर की। और इसमें आप देखेंगे एक्सल पे आपके बहुत सारे तवे नुमा स्ट्रक्चर, जिसको बोल सकते हैं तवा नुमा स्ट्रक्चर होता है, और ये मिट्टी को स्लाइस की तरह काटता जाता है और आपकी मिट्टी को ये मिलाता जाता है। डिस्क प्लाऊ प्राथमिक भूमि तैयार करने वाला 3 पॉइंट लीकेज इम्प्लीमेंट है। यह मिट्टी खुदाई के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ डिस्क प्लाऊ में 2 से 4 बॉटम होते हैं।
इसको खुदाई की गहराई और दिशा के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इसकी जो ब्याज होती है थोड़ी ज़्यादा होती है 60 सेंटीमीटर, तो इसका जो एफिशिएंसी होता है थोड़ा ज़्यादा होता है डिस्क प्लाऊ का। उसके बाद हमारा होता है का सब सॉइल प्लाऊ। सब सॉइल प्लाऊ होता है क्या, आप देखेंगे लोगों को कि बहुत सारा रोटावेटर चला चला के उन्होंने हार्ड पैन तैयार किया है, क्योंकि हार्ड पैन तैयार होने से हमारे मिट्टी के नीचे पानी का संग्रह नहीं हो पाता है। मतलब पानी जो है वो एक लेयर 40-45 सेंटीमीटर के नीचे वो जाता ही नहीं है, क्योंकि हमारी हार्ड पैन तैयार हो जाती है। तो हम लोगों को बोलते हैं कि सब सॉइल चलाएं। ट्रैक्टर चलित सबसॉइलर हल। इस हल में एक हरीस होता है जो उच्च कार्बन स्टील का बना होता है। हरीस ऊपर एवं नीचे निकले हुए किनारों को दृढ़ता प्रदान करता है। एक खोखला स्टील का एडॉप्टर होता है जो हरीस के नीचे भाग में लगा होता है और फार को मदद करता है। इस यंत्र का फार उच्च कार्बन स्टील का बना होता है। यंत्र की गहराई ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक प्रणाली द्वारा नियंत्रित की जाती है। हल का प्रयोग गहरी जुताई के लिए किया जाता है, जिससे मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये 60 से 70 सेंटीमीटर के नीचे के हार्ड पैन को तोड़ देता है। इससे पानी का रिसाव खेत में अच्छा होता है, जो हम बोलते हैं कि गर्मियों में भी मिट्टी में नमी संरक्षित रहता है। ये सारे प्लाऊ हमारे प्राइमरी में आते हैं, जिसको बोलते हैं प्राथमिक कर्षण यंत्र। दूसरा जो बोलते हैं हम द्वितीय कर्षण यंत्र होता है। द्वितीय कर्षण यंत्र में आपका जितना भी देखें कल्टीवेटर है, रोटावेटर है, ये सब आपके द्वितीय कर्षण यंत्र होते हैं। और हैरो, ये तीन जो होते हैं मेनली हमारे द्वितीय कर्षण यंत्र हैं। तो कल्टीवेटर में आप क्या करते हैं, कल्टीवेटर आपने देखा होगा कि उसका फ्रेम होता है और उसमें 7 से 13 टाइन्स लगे होते हैं। टाइन्स कहते हो कैसे होते हैं, शॉवेल जैसे होते हैं, और इसमें एडजस्टेबल नट भी होते हैं। मतलब अगर आप चाहें तो उसकी दूरी को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो कल्टीवेटर में क्या होता है, ये थोड़ा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें आप मिट्टी को पलटते भी हैं और मिलाते हैं। आप देखेंगे मिट्टी फार की तरह कटता है और मिलता जाता है। तो इसमें कल्टीवेटर भी बहुत अच्छा काम करता है और काफ़ी प्रचलित है कल्टी के नाम से अपने यहाँ। उसके बाद अगर देखें तो दूसरा होता है हमारे यहाँ हैरो। हैरो में हमारे यहाँ डिस्क हैरो काफ़ी प्रचलित है। जैसे मान लीजिए जहाँ पे खरपतवार की समस्या खेतों में ज़्यादा होती है और मिट्टी भी थोड़ी कठोर होती है, लेकिन पथरीला नहीं होना चाहिए, मिट्टी कठोर अगर है तो आप हैरो चला सकते हैं। हैरो में क्या होता है, 2 एक्सेल होते हैं। ये तवानुमा स्ट्रक्चर होता है, जैसे डिस्क प्लाऊ आपने देखा होगा वैसे ही तवानुमा होता है, लेकिन ये 2 ऑफसेट में आते हैं। मतलब 2 एक्सेल पे 2 डिस्क लगे रहते हैं, नंबर ऑफ डिस्क लगे रहते हैं। तो इससे क्या होता है, मिट्टी कटती भी है स्लाइस की तरह 40 से 45 सेंटीमीटर गहरी, और उसको मिलाती भी है। और खरपतवार या जो भी स्टबल भी अगर खेत में, जिसको बोलते हैं पुआल अगर रह गया या डंठल छूट गया है, तो वो भी मिक्सिंग करता हुआ वो खेत में जाता है। तो इससे काफ़ी मिट्टी भुरभुरी होती है और इससे आपका खेतों में मल्च भी मतलब मिल जाता है, स्टबल भी मिल जाता है। उसके अलावा बात करें तो रोटावेटर है हमारे पास। रोटावेटर में क्या होता है कि मिट्टी भुरभुरी भी होती है और वो साथ साथ वो प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज दोनों ही साथ में अच्छे से करती है। लेकिन रोटावेटर हम ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि हार्ड पैन बहुत जल्दी तैयार होता है रोटावेटर में। इस प्रकार इसके उपयोग से उपज में 30% तक की वृद्धि हो सकती है। मिट्टी में सुधार होता है, मिट्टी की जलधारण क्षमता बढ़ती है, खेत की कठोर परत टूट जाती है। इससे मिट्टी को पौधों की जड़ों के विकास के अनुकूल बनाने में मदद मिलती है। मिट्टी के नीचे छुपे हानिकारक कीट, उनके अंडे, प्यूपा आदि मिट्टी की ऊपरी सतह में आ जाते हैं, जो सूर्य के सीधे संपर्क में आने से नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी विधि है। लेकिन हमें जो भी अगर टिलेज इम्प्लीमेंट चलाना है तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि खेतों में कंकड़ पत्थर, जैसे बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, पत्थर है, ये सब नहीं होना चाहिए खेत में। अगर है तो आप इसको परिष्करण कर लें, उसके बाद आप अपने टिलेज इम्प्लीमेंट को चलाएं। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप किसी भी प्रकार से कोई भी मशीन अगर प्रयोग में लाते हैं तो उसका रख रखाव बहुत ही ज़रूरी है। आप इसको अगर गीली मिट्टी अगर लगी है तो इसको आप हटाएं, इसको सुखाएं। हटाने के बाद इसको ग्रीसिंग करें, जहाँ जहाँ नट बोल्ट्स हैं वहाँ पे बियरिंग है उसको आप ग्रीसिंग करें। उसके बाद अगर आप बात कर लें कि अगर अनुदान राशि दे है कि नहीं, भारत सरकार ने काफ़ी अनुदान राशि की भी बात कही है, जिसमें कि आपको 40 से 70% तक की अनुदान राशि मिलती है। तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं और ये काफ़ी बढ़िया है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है।
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला टीकमगढ़ और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 4 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। मौसम आम तौर पर शुष्क रहने और आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। इन 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम आर्द्रता 48 से 56% और न्यूनतम आर्द्रता 27 से 28% रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर या सिंचित अवस्था में किसान भाई रबी फसलों की बुआई पलेवा देकर कतारों में ही करें। किसान भाई चने की बुआई के लिए उकठा निरोधक किस्मों जैसे जेजी 74, जेजी 130, जेजी 218, जेजी 11, जेजी 6, जेजी 16 इत्यादि और मटर की बोनविले, जवाहर मटर 1, जवाहर मटर 2 इत्यादि किस्मों की बुआई करें। बोनी कतारों में करें और बुआई से पहले बीज को थायरम दवा की 2 ग्राम मात्रा एवं 1 ग्राम कार्बेंडाजिम के मिश्रण से प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार अवश्य करें। साथ ही साथ राइजोबियम और पीएसबी टीके से भी बीज उपचार करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाई गेहूं की बुआई का कार्य शुरू करें। उन्नत किस्मों में GW 273, MP 1203, GW 366, सुजाता आदि का चुनाव करें। बोने से पहले बीज को कवकनाशी थायरम और बावेस्टिन के मिश्रण से अवश्य उपचारित करके बुआई करें। इसके बाद बीज को एजोटोबैक्टर और पीएसबी कल्चर से भी उपचारित करें। सीमित क्षेत्रों में किसान भाई चना सरसों तथा चना अलसी की अंतर्वर्तीय फसलों के रूप में बोनी करें। रबी मौसम में प्याज की नर्सरी में बुआई ऊंची क्यारियां बनाकर करें। क्यारियों के बीच 30 सेंटीमीटर स्थान सिंचाई की नाली बनाने और निराई के लिए छोड़ दें। साथ ही साथ बुआई के लिए उन्नत किस्मों जैसे एग्रीफाउंड डार्क रेड, एग्रीफाउंड लाइट रेड, पूसा रेड और नासिक रेड आदि का उपयोग कर सकते हैं। बुआई से पहले बीज को कैप्टान दवा की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज में मिलाकर बीज उपचार करें। आने वाले 4 दिनों के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना को देखते हुए किसान भाई धनिया और लहसुन की बुआई का कार्य करें और पलवार अवश्य बिछाएं जिससे कि जमाव शीघ्र हो और खरपतवारों की समस्या न आए। बैंगन की फसल में फल छेदक कीट का प्रकोप देखा जा रहा है। इससे बचाव के लिए क्विनाल्फास 25 सीसी दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें और 7 दिनों तक सब्जी न तोड़ें। मिर्च और टमाटर की फसल में पत्ती सिकुड़न का प्रकोप देखा जा रहा है। इससे बचाव के लिए थाइमेथाक्साम 25 DG दवा की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। आने वाले 4 दिनों के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना को देखते हुए फल बागों में पौधों के थालों की निराई गुड़ाई अवश्य करें और तने पर बोर्डो पेस्ट लगाएं। किसान भाई गाय, भैंस, बकरी और भेड़ पशुओं में खुरपका मुहपका रोग से बचाव के लिए टीकाकरण करवाएं। पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए किसान भाई उनके आहार में 50 ग्राम आयोडीन युक्त नमक और 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण रोज देवें। हरे चारे के लिए बरसीम जई रिजका की बुआई इस समय की जा सकती है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम रायगंज, जिला रतलाम के किसान मोहन पाटीदार ने। आप फूल गोभी की फसल में लगने वाले रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं तो मोहन जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज के जो कृषि अंक में हम गोभी वर्गीय सब्जियों में जो प्रमुख रूप से बीमारी लगने के कारण जो आर्थिक रूप से क्षति होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं कि गोभी वर्गीय जो सब्जी है, चाहे वो फूल गोभी हो, पत्ता गोभी हो, इसकी मार्केट डिमांड बहुत अधिक है और अगर उसका जो अपीयरेंस है या उसका जो दिखाव है, जो दिख रहा है, वो ख़राब हो जाएगा तो मार्केट उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है।
फूल गोभी की फसल में रोगों की बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू रोग ये कवक जनित रोग है। इस रोग के लक्षण पत्तियों की निचली सतह पर दिखाई देते हैं। ये धब्बे बैगनी भूरे रंग के पड़ते हैं। धब्बों का ऊपरी सतह में पीले रंग का होना और बाद में इस फफूंद के बीजाणु अन्य पौधों पर भी फैल जाते हैं। जब खेत में रोग के लक्षण अधिक दिखाई देने लगे तब रासायनिक नियंत्रण के अंतर्गत आप मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। तो जैसा कि किसान भाइयों आप वर्तमान में भी देख रहे होंगे कि इस समय जो आपकी फसल है उसमें एक पत्ती में सड़ने टाइप की बीमारी, या आप देख रहे होंगे कि पत्ती झुलस टाइप की रही है, उस तरह का आपको बीमारी अपीयरेंस में दिख रहा होगा। तो प्रमुख रूप से पत्ती में काला विगलन करके, जिसको हम इंग्लिश में ब्लैक रॉट कहते हैं, यह एक प्रकार के जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से बीमारी होती है। इस बीमारी की जो पहचान है, तो किसान भाई जब आप पत्ती को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो इसमें आपको पीलापन दिखाई दे रहा है वो इंग्लिश के वी आकार का दिखाई देगा, और ये जो है पत्ती के मार्जिन अर्थात किनारे के भागों से लेकर मध्य भाग से भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। इस कारण पत्ती की जो सतह है वो खराब हो जाती है, पीली पड़ जाती है, और इससे फसल में लगभग 10 से 20%, और यदि अगर व्याघ्र रूप में है अर्थात बहुत ज़्यादा अधिक रोग की संभावना है तो कई बार फसल जो है 50% तक क्षति में पहुंच जाती है। इसके नियंत्रण के लिए, क्योंकि अब तो रुपाई का कार्यक्रम हो चुका है, अब हम बात करेंगे कि यदि आप अगली बार इस फसल को लगाते हैं तो आपको किस तरीके से प्रबंधन करना है। तो सबसे पहले किसान भाई हमेशा बीजोपचार की प्रक्रिया आपको इस्तेमाल करना है, और पौध का जो आप जब पौध लगाते हैं उसको रोपने से पहले आप उसको उपचारित करेंगे, और उपचार करने के लिए आपको सबसे आसान दवा जो मार्केट में उपलब्ध है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, इस दवा का 1 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर इसको पौधे को आधे घंटे के लिए पौधों को डुबो कर रखना है, और उसके पश्चात ही आपको अपना रोपण का कार्य करना है। अभी वर्तमान स्थिति में हम इस रोग से बचाने के लिए किस तरीके से उपाय करेंगे, तो इसके लिए पुनः हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा का 1 ग्राम प्रति 10 लीटर में, और साथ ही साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इस दवा का 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से उपयोग करेंगे। अगर हम इसमें किसी स्टिकर, आजकल बहुत सारे मार्केट में स्टिकर एजेंट आते हैं, उसकी 1 ml मात्रा प्रति लीटर की दर से मिलाकर इस्तेमाल करें तो इस दवा का जो उपयोग है वो बहुत कारगर और प्रभावी सिद्ध होता है। तो इस प्रकार ये जो विगलन की बीमारी है किसान भाई, आप इस दवा का उपयोग करके इससे मुक्ति पा सकते हैं। तना सड़न रोग कवक के कारण होता है। रोग की प्रारंभिक अवस्था में दिन के समय पौधे की पत्तियां लटक जाती है और रात में स्वस्थ दिखाई देती है। तने के निचले भाग पर धब्बे दिखाई देते हैं। धीरे धीरे रोग ग्रसित भाग पर सफेद कवक दिखाई देने लगती है। तना सड़ने लग जाता है। रोग की रोकथाम के लिए डाइथीन M45 2 ग्राम दवा बावस्टीन 1 ग्राम को प्रति लीटर पानी में मिलाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। रोगों की रोकथाम के उपाय, नर्सरी में बीजों को लगाने पहले कार्बोडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। खेत में संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए और फसल को उचित दूरी पर लगाएं। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें, क्योंकि खरपतवार ही रोगों को फैलाने में सहायक होते हैं। मैं किसान भाइयों से पुनः आग्रह यह करूंगा कि जब भी वो दवा का इस्तेमाल करें, रासायनिक दवा हो चाहे जैविक दवा हो, दवा का इस्तेमाल सुबह और शाम के समय ही करें, और दवा की नियंत्रित मात्रा जो या अनुशंसित मात्रा जो कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा उन्हें बताई गई है, उस दवा की मात्रा का उपयोग करके अपनी फसलों की सुरक्षा का कार्य करें। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।